यूरोप में नादिर शाह की तुलना सिकंदर महान से की जाती थी। छोटी उम्र से ही नेपोलियन बोनापार्ट भी नादिर शाह के बारे में पढ़ता और उसकी प्रशंसा करता था। नेपोलियन खुद को नया नादिर मानता था और बाद में वो खुद यूरोपियन नादिर शाह कहलाया। बात उस समय की है जब नादिर शाह ने कांधार पर हमला किया। कांधार अभियान के खर्च की साम्राज्य के भीतर लोगों ने भारी कीमत अदा की। नादिर शाह ने कांधार जीत तो लिया, पर देश के कई हिस्सों में अर्थव्यवस्था का पहिया रुक गया। कांधार में सफलता के बाद उसने इस बहाने दिल्ली की ओर रुख किया कि मुगल साम्राज्य ने उन अफगानों को पनाह दी थी जो उसके यहाँ वांटेड थे। उसने ईरानी और मुगल साम्राज्यों के बीच पुरानी सीमा को पार किया और काबुल को जीत लिया, और अब उसकी अगली मंजिल दिल्ली थी। दिल्ली के उत्तर में करनाल की लड़ाई में नादिर ने अपने से 6 गुना बड़ी मुगल सेना को 3 घंटे से भी कम समय में कुचल दिया। नादिर शाह मार्च 1739 में दिल्ली पहुंच गया। इस दौरान एक अफवाह फैली कि नादिर की हत्या कर दी गई है। कुछ भारतीयों ने ईरानी सैनिकों पर हमला करके उन्हें मार डाला। दोपहर तक 900 ईरानी सैनिक मारे जा चुके थे। मुगल साम्राज्य की संपत्ति के इतने करीब नादिर शाह अपनी स्थिति पर नियंत्रण नहीं खो सकता था। गुस्साए नादिर शाह ने नरसंहार का आदेश दिया। लगभग 30,000 लोग मारे गए, जिनमें से ज़्यादातर निर्दोष नागरिक थे। 10,000 महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। ऐसा नरसंहार देखकर मोहम्मद शाह को रहम के लिए नादिर से भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। जवाब में नादिर शाह आदेश वापस लेने के लिए सहमत हो गया, लेकिन इसके लिए मोहम्मद शाह को अपना शाही खजाना और मयूर सिंहासन भी नादिर शाह को देना पड़ा। ऐसा अनुमान है कि नादिर अपने साथ 700 मिलियन रुपए तक का खजाना ले गया। ये पैसा फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 1756 से 1763 तक चलने वाले सप्तवर्षीय युद्ध पर होने वाले खर्च से भी ज़्यादा था, जिसमें ऑस्ट्रिया को दी जाने वाली सब्सिडी और समुद्री और ज़मीनी युद्ध शामिल थे। नादिर ने कोहिनूर और दरियाए नूर हीरे भी लूट लिए। मई 1739 की शुरुआत में ईरानी सैनिकों ने दिल्ली छोड़ दी। जाने से पहले नादिर शाह ने सिंधु के पूर्व के सभी क्षेत्रों को मोहम्मद शाह को वापस सौंप दिया, जिन पर उसने कब्जा कर लिया था। उसने जो लूट की थी वो 700 हाथियों, 4,000 ऊँटों और 12,000 घोड़ों पर लदी थी। नादिर के ईरान लौटने पर सिखों ने नादिर की सेना पर हमला किया और बड़ी मात्रा में लूट को जब्त कर लिया और गुलामों को कैद से मुक्त कर दिया। फिर भी भारत से लूट इतनी ज़्यादा थी कि नादिर ने अपनी वापसी के बाद 3 साल तक ईरान में टैक्स लेना बंद कर दिया। भारत में उसकी लगभग 2 महीने की कहानी कारोबारियों के जरिए दुनिया के कोने कोने में फैल गई। भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रतिनिधियों और पादरियों से नादिर शाह के बारे में रिपोर्ट मांगी गई। नादिर शाह की कार्रवाइयाँ लंदन के अखबारों की शोभा बन गईं। नादिर शाह के बारे में अलग अलग यूरोपीय भाषाओं में किताबें प्रकाशित होने लगीं, और लगभग एक पीढ़ी के गुजर जाने के बाद भी नादिर शाह को हर कोई नहीं तो कम से कम शिक्षित वर्ग अवश्य जानता था। नादिर शाह की भारत विजय के बाद ही अंग्रेज़ों को मुगलों की कमज़ोरी का पता चला और उन्होंने भारत में अपनी जड़ें फैलाने के लिए दमखम लगाकर कोशिश की। अगर नादिर शाह भारत पर आक्रमण नहीं करता तो ब्रिटिश इस तरह से भारत में अधिकार करने के बारे में शायद सोच भी नहीं पाते, या इतने बड़े पैमाने पर भारतीय शासन को चुनौती नहीं देते। लगभग 30 सालों में नादिर शाह दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना खड़ी करके उसका कमांडर बन चुका था। सेना के वेतन का रिकॉर्ड रखने वाले एक अधिकारी के अनुसार सन 1743 में उसकी सेना में 3,75,000 सैनिक थे। ये सेना यूरोप की 2 बड़ी शक्तियों ऑस्ट्रिया और प्रशिया दोनों को मिलाकर भी उनसे बड़ी थी। ये सेना नादिर शाह ने जीरो से शुरू करके अपने दम पर खड़ी की थी। शुरुआत में नादिर शाह का परिवार खाना बदोश था। उसके पिता एक चरवाहे थे जो शायद कोट बनाने का काम करते थे। 10 साल की उम्र तक वो एक अच्छा शिकारी बन चुका था। उसने घुड़सवारी, तीरंदाजी और भाला फेंकने में माहिरत हासिल कर ली थी। 13 साल की उम्र में उसके पिता की मृत्यु हो गई और परिवार गरीबी में डूब गया। वो जलाऊ लकड़ियों को इकट्ठा करके उन्हें बाजार ले जाकर बेचता था। 15 साल की उम्र में वो एक स्थानीय सरदार और एबियड शहर के गवर्नर बाबा अली बेग की सेवा में एक तमंची के रूप में भर्ती हुआ। बाद में उसकी रैंक बढ़ी और वो गवर्नर का दाहिना हाथ बन गया। सन 1714-15 में एक तुर्क कबीले ने खुरासान पर हमला कर दिया। लड़ाई हुई। नादिर के बेखौफ रवैये और अचूक निशानेबाजी और तलवारबाजी की वजह से बाबा अली की सेना का पलड़ा भारी रहा और सैकड़ों हमलावरों को कैदी बना लिया गया। बाबा अली ने नादिर शाह को उसकी बहादुरी के लिए बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने उसे 100 तमन इनाम में दिए।
कहते हैं उस समय नादिर के साथ कुछ दरबारी अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया था और जब कई सालों बाद वो बादशाह बना तो उसने अपने दरबारियों के मनोरंजन के लिए इस घटना को एक थिएटर ड्रामे के रूप में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। गिलज़ई अफगान जो खुरासान में अपना विस्तार करते जा रहे थे, खुरासान से बाहर निकालने के लिए ईरान की शाह तहमास्प और एक नेता फतेह अली खान ने नादिर से संपर्क किया। नादिर इस पर सहमत हो गया और इस तरह उसका कद राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। जब नादिर को पता चला कि फतेह अली खान मालिक महमूद के साथ मिलकर साजिश रच रहा है तो उसने शाह को इसकी जानकारी दी। शाह तहमास्प ने फतेह अली खान को मार डाला और नादिर को अपनी सेना का प्रमुख बना दिया। नादिर ने बाद में तहमास्प कोली यानी तहमास्प के सेवक की उपाधि धारण की और मशहद पर कब्जा कर लिया। सन 1726 में मशहद की विजय के बाद नादिर और शाह तहमास्प के बीच दूरियां पैदा होना शुरू हो गईं। दरबारियों ने तहमास्प के कान भरने में कोई कसर न छोड़ी और फरवरी 1727 में तहमास्प चुपचाप मशहद छोड़कर चला गया और एक कुर्द शहर पहुंचकर नादिर शाह को गद्दार घोषित करते हुए पूरे राज्य में नादिर शाह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सैन्य मदद मांगी। नादिर ने भी बिना समय बर्बाद किए मशहद में तहमास्प और उसके मंत्रियों की सारी संपत्ति जब्त कर ली और अपने भाई इब्राहिम खान को इंचार्ज बनाकर कुर्द शहर खुबूशर पहुंचकर उसका घेराव कर लिया। तहमास्प ने हार को देखते हुए समझौते का फैसला किया और 21 मार्च को नवरोज के दिन तहमास्प वापस मशहद आ गया। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान नादिर शाह ने एक कुर्द सरदार की बेटी से शादी भी की। हालांकि ना तो तहमास्प का हार स्वीकार करना और ना ही नादिर की शादी उनके मतभेद को समाप्त कर सकी। नादिर का कहना था कि बादशाह बनने से पहले हेरात के अब्दाली अफगानों से निपटना जरूरी है, जबकि तहमास्प सफविद राजवंश की बादशाहत बहाल करना चाहता था। इसलिए सन 1727 में तहमास्प और नादिर शाह फिर आमने सामने हो गए और तहमास्प को एक बार फिर नादिर के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। तहमास्प अब बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुका था। एक अभियान के दौरान शाह तहमास्प रात में हाथ धोने के बहाने तंबू से निकला और भागने की असफल कोशिश की। वो तंबू से लगभग 1 मील दूर ही गया होगा कि नादिर शाह उस तक पहुंच गया। तहमास्प ने अपना गला काटने की कोशिश की, लेकिन नादिर ने तेजी से आगे बढ़कर उसका खंजर छीन लिया। इस घटना के बाद तहमास्प ने नादिर शाह से अलग होने की कभी भी कोशिश नहीं की। नादिर शाह की सेना में युद्ध के अभ्यास के समय असली हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता था कि कोई जख्मी ना हो। हर एक घुड़सवार अलग अलग हथियारों के साथ अलग अलग अभ्यास करता था। नियंत्रण और अनुशासन का ये हाल था कि युद्ध के दौरान नादिर शाह और उसके अधिकारियों के बीच ऐसा सामंजस्य होता था जैसे कि वे नादिर शाह के दिमाग से चल रहे हों। यूनानी व्यापारी ने लिखा है कि अभ्यास के दौरान नादिर शाह खुद हर प्रैक्टिस का हिस्सा बनता था और युद्ध में भी उसका यही उसूल था। 1729 में उसने हेरात के पास अब्दाली अफगानों को हराया। कई अब्दाली अफगान बाद में उसकी सेना में शामिल हो गए। गिलज़ई अफगानों के नए शाह अशरफ ने नादिर के खिलाफ जाने का फैसला किया, लेकिन सितंबर 1729 में नादिर ने उसे दमघन की लड़ाई में और फिर नवंबर में मूर्छा खोट में हरा दिया। अशरफ भाग गया और नादिर आखिरकार राजधानी इस्फहान में प्रवेश कर गया और इसे तहमास्प को सौंप दिया। लोग खुशियां मना ही रहे थे कि नादिर ने उन्हें अपनी सेना का भुगतान करने के लिए लूट लिया। तहमास्प ने अपने मूल खुरासान सहित कई पूर्वी प्रांतों पर नादिर को राज्यपाल बनाया और अपनी एक बहन की शादी नादिर के बेटे रज़ा कली शाह से कर दी और दूसरी बहन की शादी नादिर शाह से कर दी। इस तरह नादिर शाह ईरानी साम्राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों का वास्तविक शासक बन गया। 1738 में नादिर शाह ने कांधार में सत्ता की आखिरी होतकी सीट को घेर कर नष्ट कर दिया। उसने कांधार के पास एक नया शहर बनाया जिसका नाम उसने नादराबाद रखा। मैदान जंग के अलावा नादिर शाह ने अपने सारे लक्ष्य गैर ज़रूरी खून खराबे के बगैर हासिल किए थे, लेकिन दिल्ली के बाद शायद उसने ये फैसला किया कि उसके पहले वाले सिद्धांत अब गैर ज़रूरी हो गए थे। दिल्ली से लौटने पर उसे पता चला कि उसके बेटे रज़ा कुली, जिसे उसने अपनी अनुपस्थिति में वायसराय बना दिया था, उसने साफ़वी शाह तहमास्प और अब्बास की हत्या कर दी है। उसको भनक मिली कि रज़ा उसके खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहा है। इसी डर से उसने रज़ा को वायसराय के पद से हटा दिया। 1742 में जब नादिर शाह दागिस्तान में था तो उसे खबर मिली कि रज़ा उसको मारने की योजना बना रहा है। इससे वो बहुत दुखी हुआ और उसने रज़ा को अंधा करा दिया। रज़ा कहता रहा कि वो निर्दोष है, पर नादिर ने उसकी एक न सुनी। लेकिन कुछ ही दिन बाद नादिर को अपनी गलती का एहसास हुआ।
नादिर अपने बेटे को अंधा करने के कारण दुखी रहने लगा और बीमार हो चला था। नादिर शाह ने आदेश दिया कि उन सरदारों के सिर उड़ा दिए जाएं जिन्होंने उसके बेटे रज़ा कुली खां की आंखें फोड़े जाते देखा है। नादिर शाह ने उन सरदारों की गलती ये कहकर ठहराई कि उनमें से किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि रज़ा कुली के बजाय उसकी आंखें फोड़ दी जाएं। अपनी बीमारी और अपने सैन्य अभियानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलने की उसकी इच्छा के एवज में नादिर तेजी से क्रूर हो गया, जिससे नए विद्रोह छिड़ गए और नादिर ने उन्हें बेरहमी से कुचल दिया। 1747 में नादिर खुरासान के लिए रवाना हुआ, जहां उसने कुर्द विद्रोहियों को सबक सिखाने का इरादा किया। उसका रवैया इतना खतरनाक हो गया था कि उसके ही परिवार और सहयोगियों को उससे डर लगने लगा था। एक दिन नादिर शाह ने अहमद खान अब्दाली को बताया कि उसे शक है कि उसके ईरानी गार्ड उसे मारना चाहते हैं। उसने अहमद खान अब्दाली को अगली सुबह उन गार्ड्स को गिरफ्तार करने और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने का आदेश दिया। लेकिन ये बातचीत शायद ईरानी गार्डों ने सुन ली थी, इसलिए उन सब ने नादिर को उसी रात मारने की साजिश रची, जिसमें नादिर के 2 रिश्तेदार शामिल थे। एक मोहम्मद कुली खान जो सुरक्षा गार्ड का कप्तान था और दूसरा सलाह खान जो नादिर के घर का सुपरवाइजर था। नादिर शाह के ईरानी दस्ते ने फैसला किया कि उनके पास केवल यही एक रात है। ऑपरेशन के लिए 70 भरोसेमंद दरबारियों और अधिकारियों का एक ग्रुप बनाया गया, लेकिन ज़्यादातर लोग शाही तंबू के दरवाजे से ही वापस लौट गए। लगभग 15 साजिशकर्ता शाही तंबू के घेरे में घुसे और उस बीमार राजा के सोने के कमरे में चले गए। शोर सुनकर नादिर शाह की पत्नी चकी ने नादिर शाह को जगाया। नादिर शाह जागकर दहाड़ते हुए चिल्लाया, कौन है वहाँ? मेरी तलवार कहाँ है? मेरे हथियार लाओ। एक बार तो साजिशकर्ता इन शब्दों से डरकर भाग गए, लेकिन बाद में फिर तंबू के अंदर आए, जब तक नादिर शाह ने लपक कर अपनी तलवार पकड़ ली, लेकिन उसका पैर किसी चीज़ में उलझा और वो गिर पड़ा। उसी हालत में मोहम्मद कुली खां ने भागकर अपनी तलवार से उसकी गर्दन और कंधे के बीच वार किया और उसका हाथ काट दिया। फिर 2-3 और हमलावरों ने उस पर तलवार से हमला कर दिया। अपने ही खून से लथपथ नादिर शाह ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ न सका। वो चिल्लाया, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मेरी जान बख्श दो और जो कुछ मेरे पास है वो तुम ले जाओ। वो अभी विनती कर ही रहा था कि सलाह खान हाथ में तलवार लेकर दौड़ा और उसका सिर काटकर एक सैनिक के हाथों में रख दिया। इस तरह पृथ्वी के सबसे धनी सम्राट की मृत्यु हो गई। नादिर शाह की मौत के बाद सिकंदर महान की सेना की तरह उसकी सेना भी कई जनरलों में बट गई, जिनमें अहमद खान अब्दाली भी शामिल था, जिसने खुद को शाह घोषित करके दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना की और भारत में आक्रमण करके पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया। हालांकि नादिर शाह दिल्ली अभियान से क्रूर हो चला था, इसके बावजूद नादिर शाह ने कभी गर्वित वंशावली का घमंड नहीं किया। वो कहता था कि हीरे की कीमत उस चट्टान से नहीं जहां वो पाया जाता है, बल्कि उसके वैभव से होती है। एक कहानी है कि जब नादिर शाह ने दिल्ली के सम्राट मोहम्मद शाह की बेटी को अपने बेटे नसरुल्लाह से शादी करने की मांग की, तो उन्हें जवाब मिला कि तैमूर के ख़ानदान की राजकुमारी के साथ शादी करने के लिए ऐसा शाही वंश होना चाहिए जिसका पिछली 7वीं पीढ़ी तक शाही मर्तबा रहा हो। नादिर ने उत्तर दिया, उन्हें बताओ कि ये नसरुल्लाह नादिर शाह का बेटा है, एक तलवार का बेटा और एक तलवार का पोता, और इसी तरह 7वीं तक नहीं बल्कि 70वीं पीढ़ी तक। नादिर शाह ने एक बार एक धार्मिक व्यक्ति के साथ स्वर्ग के बारे में बातचीत की थी। उसके बाद उस आदमी ने स्वर्ग के चमत्कारों और सुखों का वर्णन किया। शाह ने पूछा, क्या स्वर्ग में दुश्मन पर युद्ध और जीत जैसी चीज़ें हैं? जब उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, तो नादिर ने कहा, फिर वहाँ भला कोई आनंद कैसे हो सकता है? एक बार एक मजार के बाहर अंधे का नाटक करने वाले एक भिखारी से पूछा कि वो अपनी आंखें ठीक होने के लिए कब से मजार पर दुआ मांग रहा है। उसने कहा कि 2 साल से। नादिर शाह ने उससे कहा कि अगर 2 साल तक दुआ मांगने के बाद भी उसकी आंखें ठीक नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि उसका ईमान बहुत कमज़ोर है। नादिर शाह ने भिखारी से कहा कि अगर उसके मजार से बाहर आने तक उसकी आंखें ठीक नहीं हुईं, तो वो समझेगा कि उसका ईमान ठीक नहीं है और उसका सिर काट दिया जाएगा। जब नादिर शाह थोड़ी देर बाद वापस आया, तो उस फ़कीर ने आगे बढ़कर कहा कि चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, आँखें ठीक हो गई हैं। नादिर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि ईमान ही सब कुछ होता है, और वहां से चला गया। नादिर शाह 6 फीट से ज़्यादा लंबा और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत था।
उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि वो लगभग 100 गज की दूरी पर अपने लोगों को आदेश दे सकता था। वो सादा खाना खाता था और यदि सरकारी मामलों में उसका मौजूद रहना जरूरी है तो वो अपना भोजन छोड़ देता था और तली हुई मटर, जिसे वो हमेशा अपनी जेब में रखता था, और एक घूंट के साथ अपनी भूख मिटा लेता था। वो अक्सर ठंडी रात को खुली हवा में नंगी ज़मीन पर सोता था, अपने आप को केवल अपने लबादे में लपेटता था और तकिए के रूप में अपने सिर के नीचे एक काठी रखता था। उसका कोई स्थायी घर नहीं था। उसका सैन्य शिविर उसका दरबार था, उसका महल उसका तंबू था और उसके सबसे करीबी विश्वास पात्र उसके सबसे बहादुर सैनिक थे। युद्ध के दौरान जब तक लड़ाई चलती थी, वो अपने बहादुर साथियों के साथ हमेशा खतरे के बीचों बीच रहता था और अपनी सेना का साहस बढ़ाता था। फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस के सदस्य पियर बेयन ने नादिर शाह के बारे में लिखा है कि वह तुर्क साम्राज्य, भारत का विजेता, फारस और पूरे एशिया का आतंक था। उसके पड़ोसी उसका सम्मान करते थे, उसके दुश्मन उससे डरते थे। बस उसके पास केवल अपने प्रजा के प्रेम की कमी थी। एक पंजाबी समकालीन कवि नादिर के शासन को एक ऐसे समय के रूप में वर्णित करते हैं कि जब पूरा भारत उसके आतंक से कांप रहा था।